यहां पहुंचे हैं और इस भगवान बुद्ध की पावन धरती पर जहां इस चुनाव के अवसर के माध्यम से मुझे आने का मौका मिला है और पिछले 4-5 दिन मैंने भी यहां के क्षेत्र में जाके चौधरी अमर सिंह जी के लिए जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। हालात के मद्देनजर जिन्होंने देखा और महसूस किया कि बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है और मौके परिस्थिति को समझते हुए मिशनरी होने के नाते जो बहुजन समाज पार्टी के बूथ, सेक्टर, विधानसभा और जिले के पदाधिकारी जो एडी चोटी का जोर लगा के चौधरी अमर सिंह जी को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सब भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिन पर मुकदमा करके जिन्होंने डराने का प्रयास किया गया, मैं उन वीरों को भी कहना चाहता हूं, मुकदमा क्रांतिकारियों का गहना होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा है, याद रखना मेरी बात को। आप जानते हैं कि यह देश किस दौर में है और समाज आपकी तरफ देख रहा है। जो इंडिया अलायंस के लोग आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरे, आरक्षण पे खतरे की बात कर रहे हैं, उनका यह कहना सही है कि खतरा है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा ने कभी संविधान को स्वीकार ही नहीं किया, इस देश के तिरंगे को भी स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा पहले दिन से संविधान का विरोध किया और जिन बाबा साहब अम्बेडकर को आप भगवान के रूप में मानते हैं, उनके विचारों को अंतिम सत्य मानते हैं, जिनकी मूर्ति का बाल आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, इन आरएसएस भाजपा के लोगों ने उनकी सब यात्रा निकाल के जिंदा रहते उनको अपमानित करने का काम किया। मेरे साथियों, जख्म बहुत गहरे हैं, जख्म आज के नहीं है, मगर मरहम तो आपको लगाना है। ये लोकतंत्र है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। लेकिन आप महसूस करो कि सिद्धार्थनगर में तो आजादी से लेके अब तक राजा रानी के पेट से पैदा हो रहा है, बैलेट बॉक्स से तैयार नहीं हो रहा। अगर बैलेट बॉक्स से तैयार होता तो आपका राजा बनता, आपके बीच के व्यक्ति को अवसर मिलता, आपका व्यक्ति पार्लियामेंट जाता। और जब राजा कहीं और से तैयार हो रहा है तो इससे स्पष्ट होता है कि राजा बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे पैदा नहीं हो रहा। इन पार्टियों ने जिनसे आपका मुकाबला है, चाहे भाजपा के लोग हों या दूसरे अलायंस के लोग हों, आप महसूस करो, ये तो सिद्धार्थनगर के लोगों को, डुमरियागंज के लोगों को इतना हल्के में लेते हैं, इतना कमजोर मानते हैं कि इन्होंने आपके ऊपर बाहर के नेता थोप दिए। इनका मानना है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर योग्यता नहीं है, आप बेबस लाचार हो, आप अपना भला नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने बाहर के नेता आपके ऊपर थोप दिए। और बाहर के नेताओं का आप इतिहास देखो कि 15 साल में 15 बार पार्लियामेंट में आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने आपके हकों के लिए एक भी आवाज उठाई। मेरे मित्र हेमंत जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आग और पानी है। ये सच है कि आग और पानी समस्या है, लेकिन आप ये बताओ कि लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होती है उनके पास तो सारी समस्याओं का हल होता है, फिर आपकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका एकमात्र कारण यह है कि जिनका दल होता है उनमें बल होता है, और जिनके पास बल होता है उन्हीं की समस्याओं का हल होता है। जिनका नेता कामयाब होता है उनके समाज का हाथ नहीं फैलता। हम दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, तमाम जो है बुद्धिस्ट, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, ये तमाम वर्गों के लोग इन बहरूपियों पे भरोसा करते हैं और हर साल ठगे जाते हैं। हर 5 साल में चुनाव होता है,
मेरी माएं बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या चुनाव के बाद 5 साल तक ये लोग कभी हमारे बीच में आते हैं? हमारे उजड़े हुए घर देखते हैं, हमारा भूखा पेट देखते हैं, हमारे साथ जो जुर्म जाती 5 साल होती है उसकी खबर लेते हैं, हमारा दुख सुख देखते हैं। इनको एक ही मतलब है कि ये वोट ले और वोट लेके गायब हो जाए। वोट शक्ति का नाम है, वोट लोकतंत्र में आपका हथियार है। इस वोट से चाहे तो आप जुल्म करने वाले को ताकतवर बना दो, या फिर जुल्म का मुकाबला करने वाले अपने बीच के चौधरी अमर सिंह को ताकतवर बना दो। ये आपके हाथ में है। मैं तो आपके ऊपर तरस आ रहा है मुझे, मेरे दलित पिछड़े समाज के लोगों, अगर एक बार जानवर को भी कहीं से नकार दिया जाए, उसका रास्ता रोक दिया जाए, उसको भगा दिया जाए, तो वो भी दोबारा उधर मुंह नहीं करता। आजादी के इतने साल बाद तक भी इन्होंने आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया, आपका अपमान किया और बाहरी लोगों को आपके ऊपर थोपते रहे। एक पिछड़े के बेटे को आज तक मौका नहीं दिया और आप इनके चक्कर में आते रहे, इनको वोट देते रहे, इनको कामयाब बनाते रहे। तो मैं उनकी गलती कम मानता हूं और अपने लोगों की गलती ज्यादा मानता हूं। अगर आपने समझदारी दिखाई होती तो जैसा चौधरी अमर सिंह ने कहा कि 15 साल वाला 15 घंटे यहां नहीं टिक पाता, अगर आपने जिम्मेदारी अदा कर दी होती। लेकिन इस बार आपने जिम्मेदारी अदा करने की ठानी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 15 घंटे काउंटिंग नहीं चलेगी। चौधरी अमर सिंह 15 घंटे की काउंटिंग से पहले लाखों वोट से डुमरियागंज लोकसभा जीत कर आएंगे, इस बात का मुझे भरोसा। जब मैं यहां आया और गांव-गांव गया, एक शिकायत तो मुझसे की गई कि भाई अभी तक प्रत्याशी हमारे बीच नहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव, जितना दौड़ सकता है प्रत्याशी, मैं देख रहा हूं कि वो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं और रात को 3-3, 4-4 बजे तक लोगों के बीच में जाके 5-5 बजे तक, मैं तो खुद रात को 3:30 बजे आया, मैंने महसूस किया कि वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बैठती है। क्या ये लड़ाई अकेली चौधरी अमर सिंह की है? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ, लड़ाई अकेली चौधरी अमर सिंह की है? अगर अमर सिंह जी यहां से जीत कर जाएंगे तो क्या पार्लियामेंट में आपकी आवाज मजबूत नहीं होगी? आप महसूस करो, लोकतंत्र को समझो, अपनी वोट की वैल्यू को समझो। बाबा साहब ने जब संविधान सौंपा तो एक शंका जाहिर की, कहा राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब तक देश में गौर करना मेरे नौजवान साथियों, जब तक इस देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर आर्थिक गैर बराबरी रहेगी कि एक आदमी इतना अमीर है कि उसके पास कितनी संपत्ति उसको ये भी नहीं पता, और एक आदमी इतना गरीब है जिसपे खाने के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं है, जब तक ये गैर बराबरी रहेगी। एक आदमी ऐसा है जिसपे 4000 बीघे जमीन है और एक आदमी ऐसा है जिसपे रहने के लिए या मरने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं है। जब तक ये गैर बराबरी रहेगी तब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। इसका मतलब यह है कि भारतीय लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है। पैसे वाले लोग राजनीति में कामयाब होते हैं। प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, एक से एक बड़ा पैसे वाला हमारी वोटों का सौदा करने के लिए अनेक पार्टियों से टिकट लेके आता है। जब राजतंत्र था, आपको कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था, राजा महाराजाओं के बच्चे बैठते थे, धन्ना सेठों के लोग राज करते थे। आज तो लोकतंत्र है, आज आपको कुर्सी पे बैठने से कौन रोक रहा है? अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझो, वो खतरा अभी टला नहीं है। आप महसूस करो, कोई मिल वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई उद्योग धंधे वाला, कोई मीडिया वाला, कोई लखनऊ से आके, कोई गोरखपुर से आके, कोई बस्ती से आके आपकी वोटों पे राज करने का काम करता है। और जब आपको मुसीबत में जरूरत होती है तो आपको ठेंगा दिखा के भाग जाता है।
इन लड़ाई से आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, आप बताओ। आज आप इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो तो मेरा मन गदगद है कि आपके मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है। आपके अंदर भी पीड़ा है, मेरे अंदर भी पीड़ा है, इस मंच पे बैठे हर आदमी के मन में पीड़ा है। हर आदमी ये चाहता है कि बदलाव हो और बाहरी लोगों को जवाब मिले, लेकिन यहाँ मंच पे बैठे लोग जवाब नहीं दे सकते। जवाब डुमरियागंज की जनता देगी, क्योंकि ईवीएम का बटन आपको दबाना है। आप महसूस करो, आज नौजवान बेरोजगार है, पेपर कोई भर्ती आ जाए, दरोगा की हो, पुलिस की हो, पटवारी की हो, सेक्रेटरी की हो, मास्टर की हो, कोई एक भर्ती ऐसी नहीं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जिसमें पेपर लीक ना हुआ। दरोगा की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ, कोई लड़ने नहीं आया। अगर लड़ने कोई आया तो चंद्रशेखर आजाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 20,000 पद दलित पिछड़ों के छीन लिए गए। वो बच्चे बच्ची इको गार्डन में धरनों में बैठ गए, कोई सुनने वाला नहीं, सब नेता खामोश हो गए। कोई आवाज उठाने आया तो चंद्रशेखर आजाद, जिसने 5 दिन तक उनके साथ उसी खुले आसमान में अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके बीच में रह के आंदोलन किया और एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को मजबूर किया कि 6,800 बच्चों को नौकरी मिले। जिस दिन 6,800 बच्चों को नौकरी मिल गई, उनकी लिस्ट जारी हो गई। मैं लखनऊ में था और हमारे पत्रकार साथी नीरज जी भी लखनऊ में थे। मैं उस इको गार्डन में गया, उनकी आंखों से आंसू की जगह खुशी के आंसू बह रहे थे और वो मेरे गले से लिपट गए। वो बहनें मेरे हाथ पकड़ के चूमने लगी, मुझसे कहने लगी, भैया चंद्रशेखर आजाद, आप ना होते तो ये नौकरी हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि जब हम इन भाजपा के दफ्तर में जाते थे तो ये हमारी चोटी पकड़ के हमें पीटते थे, हमारे हाथों पे लाठियां मारते थे, हमारे कपड़े फाड़ देते थे। ये कहने को तो हमारे समाज के हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो आप थे तो भैया नौकरी मिल गई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक उनके चेहरों पे नहीं रह पाई, क्योंकि सरकार ने कोर्ट के जरिए उनकी नौकरी पे स्टे लगा दिया। वो बच्ची आपकी थी, बाल की, प्रजापति की, कश्यप की, सैनी की, मौर्य की, शाक्य की, कुशवाहा की, कुर्मी की, यादव की, गुर्जर की, जाट की, निषाद की, राजभर की, केवट की, नुनिया की, चौहान की, वो आपकी बेटियां थी। वो चमार जाति की बेटियां थी। वो वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक हमारे दलित समाज की बच्चियां थी, जिन्होंने जब वो अपना अधिकार मांगने गई तो लाठियां खाई। उनके दिल में दर्द होता होगा कि कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन क्योंकि राजनीतिक ताकत नहीं थी तो इनसे नहीं लड़ पाया उस समय। फिर आपके सामने पुलिस की भर्ती आई और आपने देखा 48 लाख बच्चों से पर बच्चा 400 रुपए के हिसाब से 200 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। और जब पेपर दे के बच्चा आया, मां ने दिल पे सुकून से हाथ रखा कि इस बार मेरा बेटा नौकरी लगेगा, मेरे आंसू पूछेगा। पिता ने जो फावड़ा, जो चद्दर कमर पे रखी थी, किसान ने निकाल के रखी कि इस बार मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब पेपर दे के आया तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पहले तो मुख्यमंत्री कहते रहे कि जो झूठ फैला रहे हैं हम उनको बख्शेंगे नहीं, फिर अपने आप भर्ती को पोस्टपोन किया। इसलिए पोस्टपोन किया क्योंकि झूठ बेनकाब हो गया, भर्ती में चोरी हुई थी, घोटाला हुआ था। यह सरकार ने दिया, पटवारी बना दिए, सेक्रेटरी बना दिए और भर्ती भी नहीं है, लोगों को खबर भी नहीं हुई। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं गांव में जाता हूं तो मुझे नौजवान कहते हैं भैया हम बेरोजगार हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, आप मुझसे मेरे खून का एक कतरा मांग लो, मेरी एक एक सांस मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि मैं आपको रोजगार दे सकूं। वरना वचन देके कहता हूं कि हर कोई किसी घर में एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। ये चंद्रशेखर आजाद का वचन है आपको, दलित पिछड़े समाज के लोग। अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने नगीना में मुझे ताकत देने का काम किया, जो 4 तारीख को परिणाम के रूप में आएगा। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से चौधरी अमन सिंह जी के साथ बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए भी समर्थन मांगता हूं।
कि अगर कुशीनगर में आपका कोई दोस्त साथी रिश्तेदार रहता हो तो उसको कह देना कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं लड़ रहे, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है, हमें उनके सम्मान की रक्षा करनी है। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 1, 2, 3 भाई वहां खड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट में जाकर, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि संविधान के खिलाफ एक कलम चला ले। मेरी बात को आप याद रखें। देखो मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरा देश गिरवी रख दिया है। आज हमारा बॉर्डर सुरक्षा में नहीं है। अग्निवीर लाके दलित पिछड़ों के बच्चों को जो सेना में चले जाते थे, एक तरफ सेना का मनोबल गिराया, दूसरी तरफ वो नौकरी भी हमसे छीन ली। आप बताओ 400 रुपए की मजदूरी करने के बाद क्या हम इस देश में सुख सुविधा का जीवन प्राप्त कर सकते हैं क्या? आगे तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि मशीनों का समय आ गया है और मालिक ये चाहता है कि मजदूर तन का पैसा कम ले और काम समय पे कर दे। मशीनों का दौर आ गया है। मेरी बात पे गौर करना। जो काम एक परिवार मिलके 10 दिन में करता था वो मशीन एक दिन में कर देती है। आगे मजदूरी भी नहीं मिलने वाली, तो आप किस तरह से आगे बढ़ोगे? एक ही जरिया था आप दलित पिछड़ों आदिवासियों पे आरक्षण नियुक्ति में, इसके कारण हम आगे बढ़ रहे थे। ये आरक्षण भी लगभग हमसे छीन लिया गया है क्योंकि भर्ती आती है, ईडब्ल्यूएस तो पूरा लागू होता है, लेकिन ओबीसी और एससी का आरक्षण 4 या 5 या 3% मुश्किल से लागू होता है, उसमें भी घोटाले हो जाते हैं। भले इंडिया अलायंस के लोगों ने मुझे मेरे समय पे आके धोखा दे दिया मदद लेके, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैंने जनता से अलायंस कर लिया। मैंने जनता से वो कहा कि आप मुझे मौका दे दो, आप मेरे ऊपर एहसान कर दो, फिर मेरा हुनर देखना। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, इनके एडी चोटी के जोड़ लगाने के बाद आशीर्वाद दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूं, आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो उन्होंने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किए थे। हम सब जानते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस भारतीय संविधान की हत्या थी, हमारी हिस्सेदारी पर डाका था और आपने बड़े बड़े हाथ उठा के समर्थन किया। लेकिन जब हम 52% पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण मांगते हैं तो आपके मुंह में दही जम जाती है। जब हम प्रमोशन में रिजर्वेशन मांगते हैं दलित पिछड़े अधिकारियों के लिए तो आपको साफ सूंघ जाता है। हम आपके चरित्र को जानते हैं, लेकिन हमारा झगड़ा भी आपसे नहीं है, आपसे समय आने पर निपटेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई अपने पैरों पे लड़नी है और अगर संविधान को कोई बचाएगा तो ये बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब की फौज बचाएगी। मुझे इनके ऊपर भरोसा है, जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को एक ऐसा इनकलाब लिखा था भारत की धरती पे कि शायद दोबारा कोई लिख भी नहीं पाएगा और पढ़ भी नहीं पाएगा कि एक SC/ST एक्ट को बचाने के लिए 17 नौजवानों ने, बहादुरों ने बलिदान दे दिया था। जब हमारे 17 भाइयों ने बलिदान दिया, कहां थे तुम जो संविधान बचाने की बात करते हो? आपको हमसे वोट चाहिए, बिल्कुल सच है, वोट चाहिए, लेकिन आपकी मंशा पे हमें शक है। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, यह सरकार अगर बदल जाएगी और इन दूसरे साथियों की अगर सरकार आ गई तो इनको भी इनके झूठे वादों के साथ हम चैन से नहीं बैठने देंगे। इनके भी कपड़े पकड़ पकड़ के एक एक वादा इनसे पूरा कराने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे कहने आया हूं, एक प्रत्याशी गोरखपुर से आए और गोरखपुर वालों ने, एक गोरखपुर वाले ने क्या इलाज कर रखा है पूरे उत्तर प्रदेश का, ये किससे छिपा हुआ नहीं, बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है। आप दूसरे गोरखपुर वाले के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्र में बड़ा मेल होता है। और ऐसा भी नहीं है पता कहीं आप भाजपा को हराने के लिए गोरखपुर वालों के बारे में सोचो और गोरखपुर वाले आपस में अपने बारे में सोचे। ऐसा ना हो जैसे उनके दूसरे साथी चले गए राज्यसभा के चुनाव में, चुनाव के बाद ये भी ना चले जाएं, उनके बराबर में ना जाके बैठ जाएं भाजपा वालों के। ये भी सोच लेना वोट डालने से पहले। एक आपने बस्ती से बुलाए हैं,
15 साल से आपने उनको ताकत दी, लेकिन 15 बार आपने उनको अपने बीच में नहीं देखा होगा। वो आपका मजाक उड़ाते हैं कि इतने बेवकूफ हैं, हम इनके बच्चों के रास्ते बंद कर रहे हैं और ये हमें वोट देके ताकतवर बना रहे हैं। वो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप लोग उनके मजाक में उनका साथ देते हो। इसलिए मैं आपको सचेत करने के लिए आया हूं और मैं आपसे मांगने आया हूं, मेरा हक बैठता आप जानते हो। और सारे नेता चुनाव के बाद कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। मेरे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कोई पिछले 12 साल में एक संघर्ष ऐसा है जिसमें मैंने आपका साथ छोड़ा? चाहे वो सबीरपुर का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर को अस्मिता के साथ खेला गया हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो। मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हैं। जब ये सारे नेता घर में पड़ के सो रहे थे और हमारी माए बहनें संविधान बचाने के लिए सड़कों पे बैठी थी, अकेला चंद्रशेखर आजाद था जिसने 29 दिन जेल काट के पूरे देश में जाके आंदोलन करके कहा कि अकेला मत समझना। वो अलग बात है कि आपको इनमें सियासी रहनुमा नजर आते हैं जो आपको चुनाव के बाद धोखा देते हैं, लेकिन मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नजीर का मामला हो, नासिर जुनैद का मामला हो, मौलाना साद साहब के साथ का मामला हो, तबलीगी जमात का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो, चाहे पूरे देश में चाहे हिजाब का मामला हो, जहां आपके अस्मिता पे बात आई, जहां बहन बेटियों के सम्मान पे बात आई, मैंने जान की बाजी लगा दी, लेकिन कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। आप जानते हैं इस बात को। और मैंने वोट के लिए नहीं किया कभी ये, मैंने हमेशा अपने मन में ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलूंगा और अपने जीवन का एक कण लगा दूंगा आपकी सेवा में। लेकिन मैं जब गांव देहात में जाता हूं, माओ के उतरे हुए चेहरे देखता हूं, बहनों के चेहरों पे आंसू देखता हूं आंखों में, बुजुर्गों के चेहरों पे उतरे हुए चेहरों और आंसू देखता हूं और ये सोचता हूं कि ये दिन कब बदलेंगे। 70 साल से आप लोग व्यवस्था का दरवाजा खटखटा रहे हो कि हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो, लेकिन कभी 70 सालों में इन्होंने आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब समय दरवाजा खटखटाने का नहीं, दरवाजे को तोड़ देने का समय आ गया, क्योंकि लोकतंत्र में आपके हाथ में वोट है। तोड़ दो दरवाजा, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दो जो बेड़ियां आपको और आपके क्षेत्र को अति पिछड़ा कहलाने पे मजबूर करती है। मेरे साथियों, एक दो समस्याएं भी मेरे सामने रखी गई हैं, लेकिन कुछ बुनियादी बातें भी मुझे आपसे करनी है। ये आपको याद होगा, इस देश में परंपराएं थी, विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, लेकिन जो परंपराएं बुरी होती है उनको तोड़ना पड़ता है, नहीं तोड़ना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है, नहीं तोड़ना पड़ता है? ये परंपरा जो बाहरी की है, इसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आपको इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहे। तोड़ दोगे, नहीं तोड़ दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, तोड़ दोगे, नहीं तोड़ दोगे? बहुत अच्छे। आप जानते हो कि हम ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है। खिलाफ है, नहीं खिलाफ है? ये जो आपका ठेका लेके आए हैं गोरखपुर से और बस्ती से और लखनऊ वालों जिन्होंने भेज दिया, ये ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दोगे, नहीं कर दोगे? हम तो कहते आ रहे हैं कि चाहे सफाई कर्मचारी या कोई भी नौकरी हो, सारी नौकरी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि सीवर में जो जान देता है उसके बच्चों की रखवाली कोई नहीं करता। अभी आपने देखा होगा यहाँ भाजपा की सरकार राजस्थान में कैसे डंडों से पीट पीट के हमारे एक भाई को मार दिया। उस परिवार का क्या होगा? वो तो चला गया कमाने वाला, और एक 11 साल की बच्ची को दरिंदों ने नोच लिया और फिर उसको जला दिया, उसकी जान चली गई। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। चुनाव खत्म हो जाने दो, इन गुंडों को और गुंडों को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनका मुकाबला पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर चंद्रशेखर आजाद से होगा, याद रखना। वो अलग बात है कि मैं राजनीतिक व्यवस्था में काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने तेवर नहीं बदले। आप जानते हैं, सामंतियों के लिए
कल भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था और आज भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, आप जानते हो। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अगले 2 दिन क्या करोगे? क्या करोगे अगले 2 दिन? ये फोन निकालना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करना, बहन के ससुराल में, भाई की ससुराल में और तमाम तरह के जो रिश्तेदार हैं उन सबको फोन करना और सबसे कहना कि केतली को वोट करना है और केतली को सपोर्ट करना और एक एक वोट केतली निशान पे डालना है। कर दोगे नहीं कर दोगे? कोई पैसा शराब लेके आएगा उसकी बातों में तो नहीं चले जाओगे? ये वोट हमें बिकने के लिए नहीं, ये वोट हमें गुलामी से मुक्ति के लिए दी गई है। इसका फैसला सही ले लोगे नहीं ले लोगे? किसी की बातों में गुमराह आके मुझे कमजोर तो नहीं कर दोगे? मैं तुम्हारे दिल की बहुत बहुत सराहना करता हूं कि तुम धूप में डटे हुए थे। मैंने भी कुदरत से प्रार्थना की कि ठंडा कर दो मेरे भाई जो है धूप में डटे हुए। लेकिन सुनो मेरे भाइयों, अब वो दिन दूर नहीं कि हमारी जिंदगियां बदलेंगी। बस वो तभी संभव है जब राजनीतिक ताकत आप हमें दो। बताओ, चौधरी अमर सिंह बन के अगले आने वाले दिनों में संघर्ष करोगे नहीं करोगे? ऐसा तो नहीं चौधरी अमर सिंह जी का इंतजार करोगे? मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनमें से कौन सा टूट के कहां चला जाए। आप मेरे कहे से चौधरी अमर सिंह जी पे भरोसा कर लो। चौधरी अमर सिंह के पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। खून का कतरा कतरा आपके सम्मान के लिए लगा देंगे, लेकिन कभी आपको झुकने नहीं देंगे, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपसे अपील कर रहा हूं। और देखो, समीकरण भी हमारे पास है। पहला, यहां 3.5-4 लाख वोट दलित समाज का है, जो कि 90-95% लाम बन के चौधरी अमर सिंह जी के साथ केतली निशान पे वोट कर रहा है नहीं कर रहा है? दूसरा, इनके खुद के समाज का और पिछड़े वर्ग का जो स्वाभिमानी लोग हैं, जिन्होंने जो समझते हैं स्वाभिमान की कीमत, जिनको ललकारा है इन दूसरे अलायंस के लोगों ने बाहरी व्यक्ति को टिकट देके, और जिनको 78 साल में मौका नहीं दिया, उन्होंने भी तय कर लिया कि वो चौधरी अमर सिंह जी को वोट देंगे। तो लोकतंत्र में आपकी पहली प्रायोरिटी ये रहती है मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों कि हम भाजपा को हराने के लिए वोट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं अपने नौजवानों का, लेकिन उनसे उम्मीद करता हूं, बताओ घर तो नहीं बैठ जाओगे? वोट बूथ तक पहुंचा दोगे नहीं पहुंचा दोगे? चलो फिर दोनों हाथ उठा के बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आवाज दो, आवाज दो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।